नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है क्योंकि एनीमिया के बारे में हम आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। यानी कि एनीमिया क्या है, क्यों होता है, इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हमें किस किस प्रकार का एनीमिया हो सकता है, इसके कितने प्रकार हैं और शरीर पर इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमें भविष्य में इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, क्या घरेलू इलाज होता है, सब कुछ इस वीडियो में पूर्णतः डिस्क्राइब करके हम आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि ये एक डिटेल वीडियो है, आप एनीमिया के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। एनीमिया क्या, क्यों, कैसे होता है, कैसे ठीक करना है, सब कुछ समझ जाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके पूरे जीवन काम आने वाली है। क्योंकि ये एक डिटेल वीडियो है इसलिए वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूरे जीवन बेहतर स्वास्थ्य देने में मदद करेगी। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि अन्य लोगों को भी वीडियो मिल जाए। आइए बात करते हैं अब एनीमिया के संबंध में स्टेप बाय स्टेप। एनीमिया तब होता है जब रक्त में पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन रक्त की कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन आबद्ध करने के लिए आवश्यक है। यदि आपके पास कम या फिर असामान्य लाल रक्त कोशिकाएं हों या फिर आपका हीमोग्लोबिन कम या फिर असामान्य हो तो आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। एनीमिया के लक्षण जैसे कि थकान तब महसूस होता है जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। महिलाओं, बच्चों और लंबे समय से चल रही बीमारियों से पीड़ित लोगों को एनीमिया आसानी से हो सकता है। भारत में एनीमिया के हर साल 1 करोड़ मामले सामने आते हैं। एनीमिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कारक के बारे में आइए अब जान लेते हैं। एनीमिया के कुछ प्रकार आनुवांशिक होते हैं और कुछ लोगों को एनीमिया बचपन से होता है। गर्भ धारण करने की योग्य उम्र में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रक्त की कमी और शरीर द्वारा ज़्यादा रक्त की ज़रूरत के कारण आसानी से एनीमिया हो सकता है और माताओं बहनों को इसका सामना करना पड़ता है। अनुचित आहार और अन्य चिकित्सा से संबंधित समस्याओं के कारण भी लोगों को एनीमिया की शिकायत हो जाती है। एनीमिया के कई सारे प्रकार हो सकते हैं, सबके कारण और उपचार अलग अलग होते हैं। आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया सबसे ज़्यादा है और इसका उपचार आहार बदलने और आयरन युक्त आहार से किया जा सकता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले एनीमिया को कुछ हद तक सामान्य समझा जाता है, तथापि कुछ प्रकार के एनीमिया के कारण जिंदगी भर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, तो इसलिए सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं खून की कमी की एनीमिया के प्रकारों के बारे में। तो आइए अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं इसको डिस्क्राइब करते हुए। सबसे पहले लेते हैं खून की कमी के कारण जो एनीमिया होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है। आयरन की कमी के कारण एनीमिया का सामान्य प्रकार होता है जो कि आमतौर पर तब होता है जब बहुत समय से मासिक धर्म के कारण खून की अत्यधिक कमी हो रही है आपके बॉडी में। गर्भावस्था में भ्रूण यानी कि फीटस के विकास और बच्चों में बचपन और किशोरावस्था में विकास के लिए आयरन की ज़्यादा ज़रूरत के कारण भी आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है। दूसरा है अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया रक्त का एक विकार होता है जिसका कारण शरीर की हड्डियों की मज्जा पर्याप्त रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाती हैं, ये होता है। इस कारण से स्वास्थ्य संबंधित कई समस्याएं जैसे कि एरिथमियास, असामान्य दिल की धड़कन, हृदय के आकार में वृद्धि, दिल की विफलता, संक्रमण और रक्तस्राव हो सकता है। यह अचानक या धीरे धीरे विकसित होता है और समय के साथ ही गंभीर होता जाता है जब तक कि इसका इलाज नहीं किया जाता है। तीसरा है हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक एनीमिया तब होता है जब सामान्य जीवन काल के समाप्त होने से पहले ही लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं या फिर रक्त धारा में नहीं होती हैं। कई बीमारियों की स्थितियों और कारकों के कारण शरीर लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकता है। हेमोलिटिक एनीमिया से कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि थकान, दर्द, एरिथमियास, असामान्य दिल की धड़कन, हृदय के आकार में वृद्धि, दिल की विफलता ये हो सकता है। चौथा है थैलेसेमियास। थैलेसेमियास एक आनुवांशिक रक्त विकार होता है जिसका कारण शरीर कम लाल रक्त कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में एक आयरन युक्त प्रोटीन होता है, इससे बना पाता है यानी कि कम बनाता है, इस वजह से ये समस्या होती है। थैलेसेमियास के प्रमुख कारण होते हैं
अल्फा थैलेसीमियास और बीटा थैलेसीमियास। अल्फा थैलेसीमियास के गंभीर प्रकार को अल्फा थैलेसीमियास मेजर या फिर हिड्रोप्सफिल्टिस कहते हैं और बीटा थैलेसीमियास के गंभीर प्रकार को बीटा थैलेसीमियास मेजर या फिर कुली एनीमिया कहते हैं। थैलेसीमियास पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। पांचवा है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर दरांती यानी कि सिकल के आकृति जैसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाता है। सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की आकृति डिस्क जैसी होती है जिसके कारण वह रक्त वाहिकाओं के जरिए आसानी से उत्तीर्ण होता है। लाल रक्त वाहिकाओं में हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन जो कि रक्त को उसका लाल रंग देता है और ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। इसका नाम प्रोटीन होता है इसकी वजह से। तो अब आइए जानते हैं अगला पॉइंट यानी कि 6 नंबर कौन सा एनीमिया है, पर्नीशियस एनीमिया। जी हाँ, पर्नीशियस एनीमिया में शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है क्योंकि शरीर में पर्याप्त विटामिन B12 यानी कि भोजन में पाया जाने वाला पोषक तत्व होता है B12, ये नहीं होता है। जिन लोगों को पर्नीशियस एनीमिया होता है वह शरीर में एक प्रकार के प्रोटीन की कमी के कारण पर्याप्त विटामिन B12 का अवशोषण नहीं कर पाते हैं। विटामिन B12 की कमी कई और स्थितियों और कारकों के कारण भी हो सकती है। 7वां है फेंकोनाइन एनीमिया या फिर इसे FA भी बोलते हैं। एक आनुवांशिक रक्त विकार है ये जिसके कारण हड्डियों की मज्जा की विफलता हो सकती है। AF अप्लास्टिक एनीमिया का एक प्रकार होता है जो कि हड्डियों की मज्जा को नई रक्त कोशिकाएं नहीं बनाने देता है। AF के कारण हड्डियों की मज्जा कई असामान्य रक्त कोशिकाएं बनाता है। इस कारण से ल्यूकीमिया जैसी गंभीर बीमारियां आपको हो सकती हैं। इसके अलावा अब आइए बात कर लेते हैं ब्लड की एनीमिया के लक्षणों के बारे में। एनीमिया के लक्षण आपको हुए एनीमिया के प्रकार पर निर्भर करता है, लेकिन एनीमिया के कुछ सामान्य लक्षण भी होते हैं जैसे कि थकान लगना, कमजोरी होना, त्वचा का पीला हो जाना, दिल की धड़कन का असामान्य हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आने लगना, सीने में दर्द होना, हाथ और पैरों का ठंडा होना, सिर दर्द होना। शुरुआत में एनीमिया के लक्षण नज़रअंदाज किए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे एनीमिया गंभीर होने लगता है उसके लक्षण भी गंभीर होते चले जाते हैं, फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसके कारण क्या है, यानी कि खून की एनीमिया होता क्यों है, आइए जानते हैं। एनीमिया के 400 प्रकार होते हैं जिसे 3 क्षेत्रों में आप बांट सकते हैं। रक्त की कमी के कारण हुई एनीमिया। लाल रक्त कोशिकाओं की कमी रक्त स्त्राव के कारण हो सकती है जो कि अक्सर धीरे धीरे समय के साथ हो सकता है आपको और नज़रअंदाज हो सकता है। इस प्रकार का गंभीर रक्त स्त्राव कुछ कारणों की वजह से हो सकता है जैसे कि जठरांत्र संबंधी समस्याएं जैसे कि अल्सर हो, पहले से बवासीर हो, जठर शोथ हो, पेट की सूजन और कैंसर हो, इन सभी में ब्लड बहुत बह जाता है तो इस वजह से समस्या एनीमिया की हो सकती है। दूसरा है NSAID जैसे एस्पिरिन और इबुप्रोफेन का इस्तेमाल करने से अल्सर और जठर शोथ हो सकता है और इस वजह से समस्या होती है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म और प्रसव, खास तौर से तब जब मासिक धर्म में अत्यधिक खून बह रहा हो, और कई बार गर्भावस्था में भी ये समस्या हो जाती है कि एनीमिया हो जाती है ब्लड से संबंधित। इसके अलावा दूसरा है दोषपूर्ण लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के कारण हुई एनीमिया। इस प्रकार के एनीमिया में रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कम होता है या फिर रक्त कोशिकाएं ढंग से कार्य नहीं करती हैं। विटामिन और खनिज की कमी और असामान्य लाल रक्त कोशिकाओं के कारण लाल रक्त कोशिकाएं दोषपूर्ण या फिर कम होती हैं। इन स्थितियों से संबंधित एनीमिया के प्रकारों को आइए समझ लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, आयरन की कमी के कारण एनीमिया, विटामिन की कमी के कारण एनीमिया, हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल में समस्या होने की वजह से एनीमिया, अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से भी एनीमिया हो सकती है। इसके अलावा हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल में समस्याएं, जी हाँ इसको समझ लीजिए। हड्डियों की मज्जा और स्टेम सेल में समस्याओं के कारण शरीर पर्याप्त लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन नहीं कर पाता है। हड्डियों की मज्जा में पाए जाने वाले कुछ स्टेम सेल लाल रक्त कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि स्टेम सेल कम या फिर दोषपूर्ण हो या फिर उनकी जगह कैंसर की मेटास्टेटिक कोशिकाएं हों तो एनीमिया हो सकता है। हड्डियों की मज्जा या फिर स्टेम सेल में समस्याओं के कारण होने वाली समस्याएं या बीमारियों के बारे में जान लीजिए। अप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया और लेड के कारण हड्डियों की मज्जा में विषाक्तता, ये समस्याएं होती हैं। इसके कारण अब समझते हैं हार्मोन की कमी के कारण लाल रक्त कोशिकाएं
कम उत्पादित होती हैं शरीर में तो क्या होता है, गुर्दे की बीमारी होगी, हाइपोथायराइडिज्म होगा, लंबे समय से चल रही बीमारियां जैसे कि कैंसर, संक्रमण, लूपस, मधुमेह, रूमेटाइड अर्थराइटिस, बुढ़ापा, ये कुछ कारण होते हैं जिसके कारण ये एनीमिया हो जाती है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाओं के नष्ट होने से संबंधित एनीमिया होती है। ये क्या होती है, तो जब लाल रक्त कोशिकाएं कमजोर होती हैं तब वह परिसंचरण प्रणाली का दबाव नहीं सह पाती हैं। इस कारण से वह हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। हेमोलिटिक एनीमिया जन्म से भी हो सकता है। कभी कभी हेमोलिटिक एनीमिया होने का कोई कारण नहीं होता है। हेमोलिटिक एनीमिया के कुछ कारण जान लीजिए कि क्यों होता है। आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, आपके फैमिली में किसी को रहा है तो आपको ये हो सकता है। संक्रमण कुछ दवाइयों, सांप या मकड़ी के जहर और कुछ खाद्य पदार्थों से। लिवर और गुर्दे की बीमारी के कारण विषाक्तता की वजह से। प्रतिरक्षा प्रणाली की असामान्य गतिविधि यानी कि नौजवान शिशु में हेमोलिटिक बीमारी जो कि गर्भवती महिला के भ्रूण यानी कि फीटस में होता है उसकी वजह से भी हो सकता है। वेस्कुलर ग्राफ्ट, हार्ट वाल्व में समस्या, ट्यूमर, जलने के कारण समस्या, रसायनों के संपर्क में आने से समस्याएं, उच्च रक्तचाप, रक्त के थक्कों का विकार इस वजह से भी हो सकता है। कुछ दुर्लभ स्थितियों में बढ़ा हुआ स्प्लीन लाल रक्त कोशिकाओं को रोक करके उन्हें नष्ट कर देता है, इसलिए भी समस्या होती है। तो अब सवाल ये आता है खून की कमी यानी कि एनीमिया से बचाव कैसे किया जाए। एनीमिया के कुछ प्रकारों जैसे कि सिकल सेल एनीमिया जो कि एक आनुवंशिक बीमारी है, इससे बचा नहीं जा सकता है। खून की कमी के कारण होने वाले एनीमिया से बचना भी मुश्किल है क्योंकि दुर्घटनाएं और चोटें अप्रत्याशित होती हैं, आपको बता करके नहीं आती हैं। यदि आप किसी ऐसी स्थिति में हो जब आपका खून अधिक बह रहा हो तो जब तक आपको कोई चिकित्सकीय मदद ना मिले तब तक आपको अपने रक्त स्राव को रोकने या कम करने की कोशिश करनी चाहिए। यही इससे बचने का उपाय है। अन्य प्रकार के एनीमिया से बचने के लिए क्या करें? जी हाँ, आयरन से युक्त स्वस्थ आहार का सेवन करें। चाय और कॉफी का सेवन कम करें क्योंकि इनके कारण आपके शरीर को आयरन का अवशोषण करने में परेशानी हो सकती है। विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें क्योंकि वह आयरन का अवशोषण करने में मदद करता है। अब जानते हैं खून की कमी के एनीमिया के परीक्षण के संबंध में। एनीमिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आपको आपके चिकित्सक और पारिवारिक इतिहास के बारे में पूछेंगे, आपका शारीरिक टेस्ट करेंगे और आपको कुछ टेस्ट करने को कहेंगे। पूर्ण रक्त गणना का टेस्ट या फिर कंप्लीट ब्लड टेस्ट जिसे सीबीसी कहा जाता है, आपके रक्त के नमूने में कोशिकाओं की संख्या ये मापता है। एनीमिया का निदान करने के लिए डॉक्टर आपके रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि हेमाटोक्रिट और हीमोग्लोबिन के स्तर को देखते हैं। हेमाटोक्रिट का स्तर पुरुषों में 40 से 52% होता है और महिलाओं में 35 से 47% तक होता है। पुरुषों में हेमोग्लोबिन का स्तर 14 से 18 ग्राम डेसीलीटर होता है और महिलाओं में 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर होता है। आपके लाल रक्त कोशिकाओं के रंग, आकार और आकृति जानने के लिए भी एक टेस्ट किया जाता है। कभी कभी एनीमिया का निदान करने के लिए आपके हड्डियों के मज्जा के नमूने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि आपके एनीमिया का निदान हो जाए तो एनीमिया होने के कारण को जानने के लिए भी टेस्ट किए जाते हैं। खून की कमी की एनीमिया के अब इलाज को समझ लेते हैं, फिर घरेलू इलाज को समझेंगे। आपको हुए एनीमिया का उपचार आपको हुए एनीमिया के प्रकार पर निर्भर करेगा, ये ध्यान दे लीजिए। सबसे पहले आयरन की कमी के कारण हुए एनीमिया की बात करते हैं। एनीमिया के इस प्रकार का उपचार आप आयरन में युक्त आहार लेकर के और अपनी आहार में कुछ बदलाव ला करके कर सकते हैं। यदि आयरन की कमी के कारण हुए एनीमिया मासिक धर्म की वजह से न हुआ हो और इसका कारण कोई रक्त स्राव हो तो सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। और खाने में आप पालक जैसी चीज़ें, गुड़ जैसी चीज़ें, देसी गुड़ जो होता है, इन सभी का, खजूर का सेवन किया करें क्योंकि इससे आपको आयरन की मात्रा भरपूर मिलती रहेगी। नंबर 2, विटामिन की कमी के कारण हुआ एनीमिया। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी के कारण हुए एनीमिया का उपचार आहार में बदलाव ला करके विटामिन B12 और फॉलिक एसिड में युक्त आहार का सेवन करके किया जा सकता है। यदि आपके पाचन तंत्र को विटामिन B12 का अवशोषण करने में समस्या होती हो तो आपको विटामिन B12 के इंजेक्शन करवा लेने चाहिए, ले लेने चाहिए, इसकी आवश्यकता होती है। आपकी स्थिति के अनुसार आपको 1 महीने तक या फिर जिंदगी भर भी इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। आप
आपका शरीर कैसे रिएक्ट करता है ये जांच करने के बाद भी बताया जा सकता है। इसके बाद लंबे समय से चल रही बीमारी के कारण हुए एनीमिया की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के एनीमिया का कोई उपचार नहीं होता है। डॉक्टर आपको चल रही बीमारी का उपचार करने की कोशिश करते रहेंगे। यदि आपको हो रहे लक्षण गंभीर हो जाएं तो आपका रक्त आधान किया जाएगा या फिर आपको कृत्रिम एरिथ्रोपोइटिन, एक प्रकार का ये प्रोटीन होता है जिसका उत्पादन आपके गुर्दे में होता है, इसके इंजेक्शन दिए जाएंगे जिससे कि लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाया जा सके और आपको हो रहे लक्षणों का उपचार किया जा सके। इसके अलावा अब बात करते हैं अप्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अप्लास्टिक एनीमिया के उपचार के लिए रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के स्तर को बढ़ाने के लिए रक्त आधान करने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आपकी हड्डियों के मज्जा में कोई समस्या हो जिसके कारण वह स्वस्थ रक्त कोशिकाएं न बना पा रही हों तो आपको हड्डियों के मज्जा का प्रत्यारोपण करने की भी आवश्यकता हो सकती है। नंबर 5, हड्डियों की मज्जा से संबंधित एनीमिया। ऐसे एनीमिया के उपचार के लिए आपको दवाइयों, कीमोथेरेपी या फिर हड्डियों के मज्जा का प्रत्यारोपण कराने की आवश्यकता हो सकती है। अब बात करते हैं हेमोलिटिक एनीमिया के संबंध में। हेमोलिटिक एनीमिया के उपचार के लिए जिन दवाइयों के कारण हेमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है या जो दवाइयां आपके लाल रक्त कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकती हों उनका सेवन न करें और हेमोलिटिक एनीमिया से संबंधित संक्रमणों का इलाज करवाएं। आपको हुए एनीमिया की गंभीरता के अनुसार रक्त आधान, प्लाज्माफेरेसिस, रक्त फिल्टर करने की ये एक प्रक्रिया होती है या फिर स्प्लीन का निष्कासन करना आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया की। इस प्रकार के एनीमिया के उपचार में ऑक्सीजन, दर्द निवारक दवाइयाँ, दर्द और जटिलताओं को कम करने के लिए मौखिक और नसों के माध्यम से दी जाने वाली दवाइयों की आवश्यकता हो सकती है। डॉक्टर आपको रक्त आधार, फॉलिक एसिड युक्त भोजन और एंटीबायोटिक लेने की सलाह दे सकते हैं। कुछ स्थितियों में हड्डियों के मज्जा का प्रत्यारोपण भी संभव है और वो प्रभावी हो सकता है। कैंसर की कुछ दवाइयाँ जैसे कि हाइडेरिया सिकल सेल एनीमिया में उपयोगी हो सकती है, लेकिन इसे कभी भी अपने आप से मत लीजिएगा बिना टेस्ट कराए। इसके अलावा अब बात करते हैं थैलेसीमिया के संबंध में। इस प्रकार के एनीमिया का उपचार रक्त आधार, फोलिक एसिड में युक्त भोजन, दवाइयों, सप्लीमेंट के निष्कासन और हड्डियों की मज्जा के प्रत्यारोपण से किया जा सकता है। अगर आपको एनीमिया हो तो कृपया डॉक्टर से सलाह लिए बगैर कोई भी दवा या इलाज स्वयं से नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी मुसीबत बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं खून की कमी के जोखिम और जटिलताओं के बारे में। कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से आपको एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कारणों को दूर करना ही इस बीमारी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए सबसे अच्छा इलाज होता है। यदि आप स्वस्थ आहार नहीं ले रहे हों, आपके आहार में आयरन, B12 और फोलेट निरंतर कम हो तो आपको एनीमिया होने का जोखिम ज़्यादा रहेगा। आंतों के विकार की वजह से, यदि आपके आंतों में विकार जैसे कि क्रोहन की बीमारी या फिर सीलिएक की बीमारी हो जिसके कारण आप पोषक तत्वों का अवशोषण सही से नहीं कर पा रहे हों तो आपको एनीमिया होने का जोखिम हो सकता है। आप कितना भी अच्छा खाना खाइए, जब वो अवशोषित ही नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी ही। यदि आपको मासिक धर्म होता हो तो आपको एनीमिया होने का जोखिम उन महिलाओं जो रजोनिवृत्ति से गुजर चुकी हैं या फिर पुरुषों से अधिक होता है, क्योंकि मासिक धर्म में रक्त स्त्राव के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो सकती है। इसके अलावा गर्भावस्था, यदि आप गर्भवती हों और फॉलिक एसिड के साथ मल्टीविटामिन न ले रही हों तो आपको एनीमिया होने का जोखिम रहता है। यदि आपको लंबे समय से कोई बीमारी जैसे कि कैंसर, गुर्दे की विफलता या फिर कोई अन्य बीमारी हो तो आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि इन बीमारियों के कारण लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो सकती है। अल्सर के कारण अगर शरीर में लंबे समय तक खून या आयरन की कमी हो रही हो तो आपको एनीमिया हो सकता है। यदि आपके परिवार में एनीमिया होने का इतिहास हो तो आपको आनुवांशिक एनीमिया जैसे सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। यदि आपके परिवार में किसी संक्रमण या रक्त से संबंधित बीमारियों का इतिहास हो, आप कुछ ऐसी दवाइयों का उपयोग कर रहे हों जो रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रभावित कर सकती हों, शराब पीते हों या फिर कुछ जहरीले रसायनों के संपर्क में हों तो आपको एनीमिया हो सकता है। जिन लोगों की उम्र 65 से ज़्यादा हो उन्हें एनीमिया होने का जोखिम सबसे ज़्यादा रहता है। यदि एनीमिया का उपचार न किया जाए तो क्या समस्याएं हो सकती हैं? सबसे पहले तो अत्यधिक थकान होगी। यदि आपका एनीमिया गंभीर हो जाए तो
तो आप दिनों दिन कार्य नहीं कर पाएंगे, काम करने में असमर्थ होते जाएंगे, थकते जाएंगे। गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं हो सकती हैं। फोलेट की कमी के कारण हुए एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था में जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि शिशु का समय से पहले जन्म ले लेना। इसके अलावा हृदय से संबंधित समस्याएं होंगी। एनीमिया के कारण एरिथमिया, दिल की असामान्य दर होती है, ये हो सकता है आपको, क्योंकि एनीमिया में हृदय को शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूर्ति करने के लिए ज़्यादा रक्त पंप करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको दिल की विफलता हो सकती है या आपके हृदय का आकार बड़ा हो सकता है। इसके अलावा मृत्यु तक हो सकती है। कुछ आनुवांशिक एनीमिया जैसे कि सिकल सेल एनीमिया गंभीर होती है और इनसे जानलेवा जटिलताएं हो सकती हैं। कम समय में रक्त की अत्यधिक कमी के कारण मृत्यु हो सकती है। खून की कमी यानी कि एनीमिया में हमें क्या परहेज करना चाहिए? एनीमिया से बचने के लिए आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए ये जान लीजिए। फाइटेट युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन मत कीजिए। फाइटेट युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि फलियों और कुछ प्रकार के साबुत अनाज का सेवन करने से रक्त धारा में आयरन का अवशोषण करना मुश्किल हो जाता है, तो इसको लगातार सेवन कभी भी मत कीजिए। टैनिन युक्त खाद्य पदार्थ, जी हाँ, टैनिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि कॉफ़ी, ग्रीन टी, काली चाय और अंगूर भी शरीर द्वारा आयरन के अवशोषण में बाधाएं ला सकता है, समस्याएं ला सकता है, तो इनका सेवन नहीं किया जाना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थ, एनीमिया से पीड़ित कुछ लोगों को ग्लूटेन खाद्य पदार्थों जैसे कि पास्ता, जौ, गेहूं, अनाज, जौ और जई यानी कि ओट्स के कारण समस्याएं होती हैं। यदि आपको ग्लूटेन से किसी भी प्रकार की असहिष्णुता है तो यह आपके पाचन तंत्र में समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि आपके आंतों को फॉलिक एसिड और आयरन का अवशोषण करने में समस्याएं हो सकती हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें। ग्लूटेन युक्त खाद्य पदार्थों का उस स्थिति में सेवन मत कीजिए। इसके अलावा कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों से, जी हाँ, कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, दही और पनीर शरीर के आयरन का अवशोषण करने की प्रक्रिया में समस्याएं ला सकते हैं। अब करेंगे क्या? ये सारी चीज़ें हम बता रहे हैं, तो इनको कभी कभी सेवन कीजिए, कभी भी लगातार मत सेवन कीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। रोटेट करके कीजिए, फिर आप सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा शराब मेजर रीजन है। जिन लोगों को फोलेट की कमी के कारण एनीमिया हुआ हो तो उन्हें शराब के सेवन को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए या बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर को फोलेट का अवशोषण नहीं करने देता है और इस वजह से समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो सवाल ये आता है कि क्या न खाएं, तो समझ गए, तो क्या खाएं ये भी समझ लेते हैं। आइए कि किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सबसे पहले तो पालक। पालक क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B9, विटामिन ई, विटामिन सी, आयरन, फाइबर, बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो कि शरीर को स्वस्थ रखता है। सोयाबीन, सोयाबीन आयरन और प्रोटीन से युक्त होता है। चुकंदर, चुकंदर आयरन युक्त होता है। यह आपके लाल रक्त कोशिकाओं को ठीक और पुनर्सक्रिय करता है। जब आपकी लाल रक्त कोशिकाएं पुनर्सक्रिय हो जाएं तो आपके शरीर के सभी अंगों को ऑक्सीजन मिलेगा और चुकंदर का सेवन करने से एनीमिया का उपचार करने में मदद मिलेगी। आप चुकंदर को अन्य सब्जियों के साथ ले सकते हैं या फिर आप इसका सेवन जूस के रूप में भी कर सकते हैं। चुकंदर का जूस रोज सुबह के नाश्ते के साथ लेने से आपके लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में सुधार आ जाएगा। इसके अलावा मूंगफली की मक्खन, जी हाँ, मूंगफली का मक्खन आयरन युक्त होता है। यदि आपको मूंगफली की मक्खन पसंद न हो तो आप भुनी हुई मूंगफलियां भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा टमाटर, टमाटर में विटामिन सी और लाइकोपिन होता है जो कि आयरन का अवशोषण करने में मदद करता है, इसलिए ये जरूरी है। इसके अलावा अनार, अनार विटामिन सी और आयरन युक्त होता है। यह शरीर के रक्त प्रवाह और एनीमिया में लक्षणों जैसे कि थकान, चक्कर आना और सुनने की परेशानी होना, इन सभी में सुधार लाता है, तो अनार का सेवन कीजिए। साबुत अनाज की रोटी खाइए। साबुत अनाज की रोटी आयरन से युक्त होती है। यह आयरन की कमी को पूरा करके आपके शरीर को स्वस्थ बनाती है। साबुत अनाज में फाइटिक एसिड होता है जो कि शरीर को आयरन का अवशोषण नहीं करने देता है, लेकिन साबुत अनाज की रोटी को बैक्टीरिया द्वारा विश्लेषण यानी कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, इसीलिए उसमें फैटिक एसिड इनहिबिटर की मात्रा कम हो जाती है और इसलिए आपके लिए सुरक्षित हो जाता है। इसके अलावा बीज और सूखे मेवे, बीज और सूखे मेवे जैसे कि पिस्ता,
आयरन से युक्त होता है, इसका सेवन कीजिए। इसके अलावा शहद आयरन युक्त होता है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। शहद में कॉपर और मैग्नीशियम होता है जो कि शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। शहद को नींबू पानी के साथ पीना एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहता है। इसके अलावा सेब आयरन और विटामिन सी युक्त होता है और एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए लाभदायक होता है। इसके अलावा खजूर आयरन युक्त होता है और एनीमिया से पीड़ित लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। इसके अलावा देसी गुड़, जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा स्रोत है आयरन का, इसका सेवन करेंगे तो एनीमिया से बच सकेंगे। तो आई थिंक आप अब अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर एनीमिया है तो क्यों है, इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार की एनीमिया है तो उसका लक्षण क्या होगा, कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे इसका इलाज करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूर कमेंट करके क्वेश्चन कीजिए, हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। इस वीडियो में डिटेल वीडियो चुकी थी इसलिए आपका समय बहुत लगा, लेकिन अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद आपका। आपके उम्मीद करते हैं कि पूरे जीवन ये जानकारी काम आएगी और एनीमिया जैसी बीमारी से आप सुरक्षित रहेंगे। अगर सरल भाषा में आपको कहें तो अपने खाने को रोटेट करके खाइए, एक ही तरह के खाने को मत खाइए, नहीं तो शरीर में अनेक बीमारियां होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने तेल को भी बदलते रहिए खाने वाले, कभी सरसों ऑयल से खाना बना रहे हैं तो कभी आपको बनाना चाहिए तिल के तेल से खाना, कभी घी से खाना बना लिया आपने, कभी आपने सूर्यमुखी के तेल का इस्तेमाल कर लिया, कभी आपने नारियल के तेल का इस्तेमाल कर लिया, तो इस प्रकार से आप स्वस्थ रह सकेंगे। ठीक वैसे ही सब्जी में कभी आप किसी चीज़ की सब्जी ले रहे हैं, कभी करेला का ले रहे हैं, कभी बैंगन ले रहे हैं, तो अलग अलग सब्जियों का भी सेवन किया कीजिए और दालों का भी ऐसे ही रोटेट करके, अनाज का भी रोटेट करके ऐसे ही सेवन करेंगे। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और खाने को बिल्कुल चबा चबा करके खाइए, ये मूल मंत्र है स्वस्थ रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ, ताकि उनको एक बेहतर जानकारी मिले और वो पूरे जीवन स्वस्थ रह सकें। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।